हेलो एवरीवन, मैं राशिवन स्मार्ट साइंस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे मानव श्वसन तंत्र यानी ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के संदर्भ में। तो चलिए विस्तार से इसे समझते हैं। पहले थोड़ा सा हम पाचन तंत्र पे आ जाते हैं, बस एक दो लाइन में। मानव जब भोजन का अंतर्ग्रहण करता है तो वो भोजन जो होता है वो जटिल आणविक रूप में रहता है, यानी जब फूड का इंजेक्शन किया तो वो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में है और मानव पाचन तंत्र के द्वारा उसे सरल आणविक रूप में बदलकर अंतिम रूप से कोशिका तक पहुंचाया जाता है। तो यानी जो फूड का इंजेक्शन हुआ उसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्म में बदलकर फाइनली रूप से कोशिका तक पहुंचा दिया। तो कोशिका तक जो सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्म पहुंचा उसमें जो कार्बोहाइड्रेट का सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्म ग्लूकोज है, तो वहाँ जो कोशिका में जब ग्लूकोज पहुँचा तो वो ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में कुछ सर्टेन केमिकल रिएक्शन करता है, कुछ केमिकल रिएक्शन, कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती है। उसके फलस्वरूप वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है और ऊर्जा का निर्माण होता है। तो जो ऊर्जा हो गई वो एटीपी के रूप में संचित रहती है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में है, बाय प्रोडक्ट के रूप में है, यानी उत्सर्जित पदार्थ के रूप में है। तो कोशिका के द्वारा उस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने से बाहर कर दिया जाता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर फाइनली रूप से, अंतिम रूप से शरीर के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। तो वहाँ पर जो कोशिका में ऑक्सीजन आया वो ऑक्सीजन बाह्य वातावरण से यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमारे फेफड़े के द्वारा खींचा जाता है और अंतिम रूप से कोशिका तक पहुँचाया जाता है। यानी श्वसन तंत्र का सामान्य रूप में एक काम क्या हो गया कि वो बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन को अपने अंदर लेना यानी शरीर के अंदर आना और शरीर से जो वेस्ट प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है, उसका कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर निकलना। इसे हम यहाँ पर देखें कि भोजन का जो रूप है वो जटिल अणु के रूप में है, वो उसे पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा उसे सरल आणविक रूप में बदल दिया गया, जो कि अंतिम रूप से कोशिका तक पहुंचा। और इस श्वसन तंत्र यानी रिस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका ऑक्सीकरण हुआ, यानी किसका हुआ तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ। उसके फलस्वरूप वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ, जल का निर्माण हुआ और ऊर्जा का निर्माण हुआ। यह जो ऊर्जा है एटीपी के रूप में संचित है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। ऊर्जा का निर्माण होकर संचित हो गया एटीपी के रूप में, और जब कोशिका को ऊर्जा की जरूरत होती है तो यह एटीपी टूटकर एडीपी बनता है और ऊर्जा का निर्माण होता है, रिजल्ट यानी एनर्जी। इस एडीपी का भी यदि फुल फॉर्म पूछा जाए तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है। सामान्य रूप में जो चर्चा होती है कार्बन डाइऑक्साइड की होती है और एटीपी की होती है। जल की चर्चा थोड़ी कम होती है, इसीलिए हमने जल के नीचे रेड मार्क नहीं किया है। इसे हम एक इक्वेशन के रूप में देखें कि ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में वहाँ जो केमिकल रिएक्शन हुए उसका नाम है क्रेब्स साइकिल के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बना, जल बना और ऊर्जा बना। तो ये क्रेब्स साइकिल क्यों नाम पड़ा, तो क्रेब्स नाम के वैज्ञानिक थे, वो इसकी खोज किए थे, इसीलिए इसका नाम उनके सम्मान में क्रेब्स साइकिल रखा गया। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाया। अब आप देखेंगे कि ये हमने समझाने के लिए लिखा है कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ये बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, किंतु यह जो इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं है। ये सिर्फ समझाने के लिए हमने लिखा था। बैलेंस अब करते हैं इसे, तो यहाँ पर 6CO2 हो गया, 6O2 हो गया सॉरी, तो यहाँ पर 6CO2 अब 6H2O। अब देखिए ये इक्वेशन बैलेंस हो गया, यानी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण किया। यही ऊर्जा एटीपी के रूप में रही जो कि टूटकर एडीपी बनी। अब हम कह सकते हैं कि सामान्य रूप में शरीर के अंदर ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, यही मानव श्वसन तंत्र का काम है। अर्थात हम कह सकते हैं कि श्वसन तंत्र एक रास्ता है, रूट है, जिसके द्वारा शरीर यानी कोशिका तक या कोशिका को ऑक्सीजन मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड उसका एक उत्सर्जित पदार्थ है यानी वेस्ट प्रोडक्ट है, जिसे कि शरीर से बाहर निकाला जाता है। यही श्वसन तंत्र का काम है। अब हम एक और फैक्ट पर आते हैं कि जब बेबी बूम में रहता है यानी शिशु जो है वो गर्भावस्था में होता है तो वो कैसे रिस्पायरेशन करता है।
तो वो चूँकि उस वक्त उसका फेफड़ा जो होता है, लंग्स जो होता है, वो फंक्शनल नहीं होता है, कार्यशील नहीं होता है, इसीलिए प्लासेंटा के द्वारा वो मदर से जुड़ा होता है, माँ से जुड़ा होता है। तो उसी प्लासेंटा के द्वारा वह रेस्पायरेशन करता है या न्यूट्रिशन लेता है या फिर एक्सक्रीशन करता है। जो भी सारी प्रक्रियाएं वो इसी प्लासेंटा के थ्रू वो माँ से जुड़ा रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि वो जन्म लेने के बाद ही वह पहला सांस लेता है। आप सामान्य रूप में फिल्मों में देखे होंगे कि जब माँ डिलीवरी हुई तो हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो वहाँ पर बच्चे की रोने की आवाज़ आती है, तो मान लिया जाता है कि बच्चे का जन्म हो गया। वहाँ पर रोना बच्चे का ये दर्शाता है कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उस वक्त उसका फेफड़ा फंक्शनल नहीं होता, कार्यशील नहीं होता है, तो बच्चे रोते हैं। उस रोने की वजह से उनका फेफड़ा फैलता है, फलस्वरूप वो सांस लेना शुरू करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो मनुष्य होता है वह पहला सांस जन्म लेने के बाद ही करता है। यदि किसी वजह से बच्चे नहीं रो पाते हैं तो मतलब उनका फेफड़ा नहीं फैल पाता है, तो वहाँ पर जो मेडिकल टीम होती है उन्हें प्रेशर देकर या और भी जो भी प्रक्रिया है वो अपनाकर उन्हें रुलाती है ताकि उनका फेफड़ा फैले और वो सांस ले सके। अब हम कह सकते हैं कि अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है उसे सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। और इस दौरान वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। यानी इस पूरी प्रक्रिया में वायु अंदर आती है और फिर अंदर से बाहर निकलती है, तो जिस रूट को फॉलो की, जिस मार्ग का अनुसरण की, वो श्वसन मार्ग हो गया। अब हम आते हैं कि स्तनधारी जो हैं यानी जो मैमल्स हैं उनका मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा है यानी लंग्स है। हम हो गए, गाय हो गए, जो भैंस है और भी जो भी है वो सभी स्तनधारी की श्रेणी में आते हैं, चाहे उसमें नर हो या मादा हो, वो सभी स्तनधारी में हुए। तो उनका जो प्रमुख श्वसन अंग है फेफड़ा है। वहीं कीट यानी इंसेक्ट का प्रमुख श्वसन अंग श्वास नली है यानी ट्रैकिया है। यानी हम लोग में फेफड़ा जो काम करता है, इसमें ट्रैकिया जो होता है वही उसका वो कीट का काम कर देता है। वहीं जलीय जीव जो हैं यानी एक्वेटिक एनिमल हैं, उनका प्रमुख श्वसन अंग क्लोम है या उसे गिल्स भी कहते हैं। वहीं मेढक एक ही बड़े ही खास किस्म का प्राणी है जो कि 3 प्रकार से सांस लेता है। वह जब भूमि पर रहता है या फिर जल में रहता है। जल में रहता है तो ये नहीं कि जल में डूबा हुआ, वो देखिएगा जब न तब उसे सांस लेने की ज़रूरत होती है तो ऊपर आ जाता है। तो वह जब उस वक्त सांस लेता है तो वह फेफड़े से सांस लेता है। वहीं जब हाइबरनेशन में यानी भूमिगत हो जाता है, जब वह निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है, तो उस वक्त वह त्वचा से सांस लेता है। और वो शुरुआती दौर में जब वह टैडपोल की अवस्था में होता है तो जस्ट लाइक एक्वेटिक एनिमल्स होता है, वो एकदम मछली ऐसा, उसको बेंग मछली कुछ ऐसे कहते हैं हम लोग, तो बच्चे में हम भी देखे थे उसे। तो वो जो उस वक्त वो गिल्स से सांस लेता है। अब देखिए, मानव जब सांस लेता है तो शुरुआत वो नॉस्ट्रिल से यानी यहाँ से करता है, नासा छिद्र से करता है। यहाँ से यह नासा गुहा यानी नेजल कैविटी होते हुए फेरिंग्स में आता है। ये हम फेरिंग्स हम देख चुके हैं। ये फेरिंग्स पहले भी डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये फेरिंग्स जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों का ये कॉमन पार्ट है। संभव है एग्जाम में पूछा जाए कि दोनों में ये निम्नलिखित में से कौन सा अंग है या ऑर्गन है जो कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का कॉमन है, तो वो फेरिंग्स है, यानी इसे हिंदी में ग्रसनी कहते हैं। इसके बाद जो वायु होती है वो इपीग्लॉटिस होते हुए ट्रैकिया में आती है। ये जो सांस नली है, विंड पाइप है या ट्रैकिया है, इसका जो द्वार होता है उसे ग्लॉटिस कहते हैं और उसके ऊपर जो ढक्कन होता है उसे इपीग्लॉटिस कहते हैं। तो ये ढक्कन जब खुल जाता है तो इसी के द्वारा सांस अंदर आती है और यहाँ पर फेरिंग्स यानी स्वर यंत्र होते हुए, ट्रैकिया होते हुए यह अंदर आती है। ये ट्रैकिया जो है आगे बढ़कर जो है ये दो ब्रोंकाई में बढ़ जाता है और ये ब्रोंकाई जो है फिर अंदर आकर ब्रोंक्यूल्स में बढ़ जाता है और इसका टर्मिनल पॉइंट यानी अंतिम सिरा वो एल्वियोलाई कहलाता है, जिसे हिंदी में वायुकोश कहते हैं। और इसी वायुकोश में एल्वियोलाई में जब ऑक्सीजन पहुंचती है तो वो ऑक्सीजन ब्लड के हीमोग्लोबिन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और वहाँ के बाद वह ब्लड से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर वो अंतिम रूप से कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुँचती है।
मानव जो सांस लेता है और छोड़ता है उसे सम्मिलित रूप से ब्रीदिंग कहते हैं। और ब्रीदिंग को दो भागों में बांटा जाता है, एक है इंस्पिरेशन, वहीं दूसरा है एक्सपिरेशन। यानी सांस को जब इन किया, वायु को जब अपने अंदर लिया, इन किया, तो वो इंस्पिरेशन हो गया, और वायु को जब एग्जिट किया, बाहर निकाला, तो वो एक्सपिरेशन हो गया। हिंदी में ब्रीदिंग को श्वासोच्छ्वास कहते हैं, वहीं इंस्पिरेशन को प्रश्वासन और एक्सपिरेशन को उच्छ्वासन कहते हैं। कहीं कहीं इन दोनों को निःश्वसन और निःश्वसन भी कहा जाता है। तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा कि इंग्लिश टर्म को यदि आप याद रखते हैं तो आपको ज़्यादा सुविधा होगी, कन्फ्यूज़न कम होगा, ऐसे आपकी इच्छा। तो मानव जब सांस को अंदर लिया तो वो इंस्पिरेशन, बाहर छोड़ा तो वो एक्सपिरेशन। सांस अंदर लेने की जो प्रक्रिया इंस्पिरेशन हो गई वो एक्टिव प्रोसेस है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक्टिव प्रोसेस वो होता है जिसमें कि एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। वहीं एक्सपिरेशन ये पैसिव प्रोसेस है, यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। हम लोग जो सांस लेते हैं तो बाह्य वातावरण से सांस लेते हैं, तो वायु वातावरण में जो गैसों का अनुपात है, जो गैस है वही हम अंदर लेते हैं। तो इसीलिए जो वायु वातावरण का गैसों का अनुपात है वही हम अंदर लिए। तो यहाँ पर हम सिर्फ 3 गैसों का जिक्र कर रहे हैं। इसमें 2 गैस जो है जिसमें बदलाव होता है और बाकी गैसों में बदलाव नहीं होता है। तो नहीं बदलाव होने वाले में सिर्फ और सिर्फ 1 गैस का जिक्र कर रहे हैं। जो हमारे लिए मुख्य गैस है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन मुख्य नहीं है, लेकिन हम लोग रिस्पायरेशन के दृष्टिकोण से इसी का जिक्र कर रहे हैं। तो हम लोग जो इंस्पिरेशन करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन 78% होता है, यानी हमारे इन्वायरमेंट में भी 78% नाइट्रोजन है। वहीं ऑक्सीजन 21 यानी 21% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है, यानी बहुत कम नगण्य मात्रा में होता है। वहीं जब सांस हम छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन वही का वही रह जाता है, बदलाव होता है तो सिर्फ इन दोनों में। ये ऑक्सीजन 21% यानी 21% के बदले ये 17% हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड 4.5% के लगभग होता है, लेकिन उसको हम लोग सामान्य रूप में 4% लिखते हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। संभव है आपसे पूछा जाए कि हम लोग जो सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है, तो 21। कार्बन डाइऑक्साइड के कितना परसेंटेज होता है, तो 0.03%। वहीं जब छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन में कितना बदलाव आ जाता है या कितनी कमी हो जाती है, तो लगभग 4% की कमी हो जाती है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है, तो लगभग 4% की वृद्धि हो जाती है। या कार्बन डाइऑक्साइड हम कितना छोड़ते हैं, तो लगभग 4% छोड़ते हैं। ऑक्सीजन कितना छोड़ते हैं, तो लगभग 17% छोड़ते हैं। तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसका ध्यान रखेंगे। जब हम लोग सांस लेते हैं तो नॉस्ट्रिल से इन करता है, यानी ये नाक जो हुआ, इसका जो छिद्र हुआ, यहाँ से इन करता है। उसके बाद नेजल कैविटी का इलाका आ जाता है, एरिया आता है। जो ये भी एरिया आता है उसे नेजल कैविटी कहते हैं। उसमें शुरुआत में देखेंगे कि नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं। वो बाल क्या करते हैं, तो जो बाहर से सूक्ष्म जीव आते हैं उसको कुछ रोकने का काम करता है, साथ में कुछ धूलकण होते हैं उसे भी रोकने का काम करता है। उसके बाद वो वायु जो है नेजल कैविटी में आगे जो जाती है, वहाँ पर वो म्यूकस मेम्ब्रेन मिलता है। इस म्यूकस मेम्ब्रेन का काम क्या होता है कि ये हर दिन लगभग 500 ml के आसपास म्यूकस रिलीज करती है, सिक्रेशन करती है, म्यूकस का स्रवण करती है। यह जो म्यूकस होता है बहुत ही गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है, और ये जो म्यूकस है ये क्या करता है कि जो बाहर से हवा आ रही है उसमें कुछ सूक्ष्म जीव हो गए, कुछ धूलकण हो गए, उसे वो अपने आप में चिपका लेता है। साथ ही बाहर से आने वाली हवा को यह आंतरिक तापमान जो हुआ, हमारा इंटरनल बॉडी का जो टेम्परेचर हुआ, उसके बराबर करने की कोशिश करता है, उसके बराबर लाता है। साथ में जो हवा में यदि नमी कम है तो उसे नमी प्रदान करता है। बहुत सारे कार्य इसके हैं। तो नेजल कैविटी में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसका ये सब काम हो गया। उसके बाद फिर ऑल्फैक्टरी लोब भी इसी नेजल कैविटी में होता है। इस ऑल्फैक्टरी लोब का काम होता है कि सूंघना यानी उसके गंध का पता लगाना। ये ऑल्फैक्टरी लोब जो होता है मानव में थोड़ा कम विकसित होता है, वहीं कुछ जानवरों में बहुत विकसित होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप जानते होंगे कि कुत्तों में बहुत अधिक विकसित होता है। इसी वजह से आर्मी में या पुलिस में कुत्ते का कुत्ते के द्वारा सूंघ कर क्रिमिनल को या बहुत से बारूदी सुरंग सब का भी पता लगाया जाता है। वहीं एक और हम जानकारी दें कि टाइग्रिस
के द्वारा जो कुछ गंध छोड़ा जाता है, यानी बाघिन के द्वारा जो कुछ गंध छोड़ा जाता है, ऐसा माना जाता है कि उसके गंध को टाइगर जो है लगभग 100 किलोमीटर दूर तक से भी पहचान सकता है। तो समझिए उसका ऑल्फैक्टरी लोब कितना डेवलप्ड होगा। अब हम आते हैं फेरिंग्स पर। ये फेरिंग्स जो है कॉमन है रिस्पायरेटरी सिस्टम का और डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये जो कॉमन पार्ट है ये फेरिंग्स है, यहाँ से हवा आती है और यहाँ से भोजन आता है, तो ये कॉमन पार्ट है फेरिंग्स। कई बार एग्जाम के में ये पूछा भी गया है, या ऐसे भी महत्वपूर्ण है कि कौन सा ऐसा अंग है जो कि रिस्पायरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम का कॉमन पार्ट है, तो वो फेरिंग्स है यानी ग्रसनी है। अब हम उसके बाद आते हैं इपीग्लॉटिस। इपीग्लॉटिस क्या होता है कि ये जो विंड पाइप हो गया, इस विंड पाइप का जो शुरुआती में जो छिद्र होता है उसे ग्लॉटिस कहते हैं, और उसके ऊपर जो ढक्कन हो गया उसे इपीग्लॉटिस कहते हैं। सामान्य परिस्थिति में इपीग्लॉटिस हमेशा खुला रहता है, और जब हम लोग भोजन करते हैं उस वक्त ये इपीग्लॉटिस ग्लॉटिस को बंद कर देता है, ताकि भोजन का कोई कण विंड पाइप में नहीं जा सके। कभी कभी खाते खाते हम लोग कुछ सोचते रहते हैं या कुछ और चीज़ में डूबे रहते हैं, ध्यान कहीं और रहता है, तो संभव है ब्रेन को ये बता पाना मुश्किल होता है कि अभी एपिग्लॉटिस को बंद होना है या खुला रहना है। उस कंडीशन में, उस स्थिति में भोजन का कुछ कण विंड पाइप में या ट्रैकिया में आ जाता है, जिस वजह से हम लोग को हिचकी आती है, या सामान्य भाषा में कहते हैं कि हम लोग सरक गए। तो मेडिकल साइंस यही कहता है। वहीं सामान्य जो लोगों का विचार है या सामान्य अवधारणा है कि हिचकी उस वक्त आती है, खाते समय हिचकी तब आती है जब कोई हमें अपना याद कर रहा होता है। हम इसका ये आप पे छोड़ते हैं कि आप इसे क्या मानते हैं। अब हम आते हैं लैरिंग्स, यानी उसके बाद जब इपीग्लॉटिस के बाद जब विंड पाइप में आई तो यहाँ पर ये लैरिंग्स है, जिसे कि हिंदी में स्वर यंत्र कहते हैं और आम बोलचाल की भाषा में इसे कंठ कहते हैं। ये उभरा हुआ भाग जब टीन एज में मेल मेंबर पहुँचता है, ह्यूमन का मेल मेंबर पहुँचता है, तो उस टीन एज में ये जो फेरिंग्स है इसके चारों तरफ एक आवरण का निर्माण होता है, जिसे कि एडम्स एप्पल कहते हैं, और यह आकार में बड़ा हो जाता है। साथ ही मनुष्य में पुरुषों की आवाज़ भारी होने लगती है, तो ये कहा जाता है कि कंठ फूट गया। जो सामान्य भाषा है उसमें कहा जाता है अब कंठ फूट गया, माने लड़का अब यंग हो रहा है, जवान हो रहा है। तो वहाँ पे वो एडम्स एप्पल विकसित होता है। संभव एग्जाम में यह भी आपसे पूछा जाए कि एडम्स एप्पल कब बनता है, तो यह टीन एज में बनता है। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है ये मेल मेंबर का। वहीं महिलाओं में इस एडम्स एप्पल का विकास नहीं होता है, इसीलिए वो जो लैरिंग्स है वो थोड़ा साइज में छोटा होता है। तो महिलाओं में एडम्स एप्पल का विकास नहीं होता, प्लस महिलाओं का जो लैरिंग्स होता है वो पुरुषों के मुकाबले छोटा होता है। इसीलिए महिलाओं की आवाज़ जो होती है वो सुरीली, पतली या मधुर मानी जाती है। और साथ में महिलाओं की जो आवाज़ होती है वही लैरिंग्स के छोटा होने की वजह से उसका पिच बहुत हाई होता है। इसीलिए कई बार हो सकता है एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा भी जाए कि महिलाओं की आवाज़ की सुरीली होने के पीछे क्या वजह है, तो उसका लैरिंग्स का छोटा होना, साथ में उसका पिच जो है बहुत ही हाई होता है। वहीं पुरुषों का पिच लो होता है, इसीलिए उसकी आवाज़ भारी होती है। शेर भी जो दहाड़ता है उसका भी जो आवाज़ गूंजता है तो उसका भी जो पिच होता है वो बहुत ही लो होता है। तो एग्जाम में साउंड में आप फिजिक्स में भी देखेंगे तो वहाँ भी आएंगे, तो यही चीज़ है कि पिच हाई है तो आवाज़ बहुत मधुर होगी, सुरीली होगी, वहीं पिच लो है तो आवाज़ भारीपन होगा और बहुत ही बोल्ड होगा। अब एक और चीज़ की ये वोकल कॉर्ड भी ये लैरिंग्स में पाया जाता है, जिसे कि हिंदी में स्वर तंतु कहते हैं। ये जो वोकल कॉर्ड है ये मेल में 20 mm साइज का होता है, वहीं फीमेल में ये सिर्फ और सिर्फ 15 mm का होता है। यह भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, आप इसे भी देख सकते हैं। अब हम आते हैं ट्रैकिया यानी सांस नली, जिसे कि विंड पाइप भी कहते हैं। ये यहाँ से शुरू हो गया। एक चीज़ और बताना भूल गया कि ये लैरिंग्स जो होता है ये अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक को दोनों को जोड़ने का काम करता है। अब हम आते हैं ट्रैकिया पे, जिसे विंड पाइप भी कहते हैं और हिंदी में सांस नली भी कहते हैं। इसमें जो है कुछ सी शेप के छल्ले बने होते हैं, वो इनकम्प्लीट छल्ले होते हैं, इसीलिए सी शेप का छल्ला कहा जाता है। वो कार्टिलेज की बनी होती है, और साथ में इसका जो मुख्य काम है कि ये जो प्रेशर बनता है या प्रेशर अधिक होता है या कम होता है, तो उस दौरान ये ट्रैकिया को पिचकने से बचाता है। यानी यह ट्रैकिया को फैलने और सिकुड़ने से यह जो ट्रैकिया में जो
छल्ले बने हुए हैं सी टाइप के, वो उसे रोकते हैं। इसकी संख्या 16 से 20 होती है, यानी जो सी टाइप रिंग हो गए, सी शेप रिंग हो गए, उसकी संख्या 16 से 20 तक मानी जाती है। इसके बाद गैस हवा जो आती है वो ब्रोंकाई में, यानी ट्रैकिया 2 भागों में बंट जाता है, इसे ब्रोंकाई कहते हैं। और इसके बाद जो है यह ब्रोंकाई फिर ब्रोंक्यूल्स में बंट जाता है, और इस ब्रोंक्यूल्स का टर्मिनल पॉइंट ये एल्वियोलाई, यानी इसे हिंदी में वायुकोश कहते हैं, यहीं पर आकर, यहीं पर जब वायु पहुंचती है, हवा पहुंचती है, तो इस हवा में जो ऑक्सीजन होता है, वो ऑक्सीजन क्या होता है कि यहाँ पे जो बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है, उस ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड हुआ, उस ब्लड के हीमोग्लोबिन से ये ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, यानी एल्वियोलाई, यही वायुकोश हुआ, यही ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन यानी एचबी हीमोग्लोबिन को संक्षेप में एचबी कहते हैं, ये दोनों मिलकर HbO2 यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये उसके बाद फिर ब्लड कैपिलरीज से मिलकर ये पूरे शरीर के हर कोशिका तक पहुंचता है। संभव एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि गैसों का एक्सचेंज कहाँ होता है, तो यही एल्वियोलाई में होता है। वहीं जब कार्बन डाइऑक्साइड भी वापस आती है तो यही इसी एल्वियोलाई में वो कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड कैपिलरी से ये ब्रोंक्यूल्स में आती है, और यहाँ पर ऑक्सीजन को फिर वहाँ पर हीमोग्लोबिन है वो एक्सेप्ट कर लेता है, मिल जाता है। कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा घुलनशील है ऑक्सीजन के मुकाबले। अब आते हैं ये डायफ्राम पे। ये जो डायफ्राम है ये फेफड़े का आधार प्रदान करता है और यही दबाव बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यानी ये जो डायफ्राम है यदि ऊपर की ओर गया तो ये फेफड़ा दब जाता है, फलस्वरूप यहाँ जो गैस होती है वो बाह्य वातावरण में चली जाती है। वहीं ये डायफ्राम जब नीचे की ओर आता है तो यह जो फेफड़ा है ये फैल जाता है, तो ये बाह्य वातावरण से वायु को अपने अंदर खींच लेता है। इसीलिए है कि डायफ्राम जो है दबाव बनाने में यही महत्वपूर्ण है, यह फेफड़े को एक आधार प्रदान करती है। डायफ्राम जब ऊपर की ओर होता है तो वायु फेफड़े से बाहर जाती है, वहीं डायफ्राम जब नीचे होता है तो वायु फेफड़े के अंदर आती है। अब हम आते हैं फेफड़ा पे यानी लंग्स पे। ये जो लंग्स है ये 2 भागों में बंटा रहता है, एक को बायां पक्ष और दूसरे को दायां फेफड़ा कहते हैं। जो दाहिना फेफड़ा होता है वो अपेक्षाकृत बड़ा होता है और इसमें 3 लोब होते हैं। वहीं बायां फेफड़ा जो होता है ये अपेक्षाकृत छोटा होता है। छोटा होता है मतलब ऐसा नहीं कि बहुत छोटा होता है, थोड़ा छोटा होता है और यह 2 लोब में बंटा होता है। छोटा होने के पीछे वजह यह है कि जो हार्ट है सामान्य रूप में हार्ट कहा जाता है कि बीच में होता है, बीच में नहीं होता है, बल्कि इस हार्ट का झुकाव बाएं फेफड़े की तरफ थोड़ा अधिक होता है, इसीलिए ये बायां फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है। ये हार्ट का बिल्कुल शेप नहीं है, ये हमने जानबूझकर दिल का आकार बनाया है। क्योंकि लोग दिल, हार्ट को दिल कहते हैं, तो सामान्य रूप में जो मार्केट में दिल दिखता है वो इसी आकार का होता है, तो इसीलिए हमने दिल का आकार दे दिया है हार्ट को। अब ये जो फेफड़ा होता है ये चारों तरफ एक पतली झिल्ली से घिरा होता है। इस झिल्ली को हम लोग जो है प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये पतली झिल्ली से घिरा होता है, उसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिस्पायरेशन को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, एक है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, वहीं दूसरा है इंटरनल रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेज, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग जो भी गैस अपने अंदर फेफड़े के द्वारा जो लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं तो उन सभी गैसों में सिर्फ 2 गैसों में के ही परसेंटेज में, अनुपात में बदलाव होता है। वो कौन कौन है? तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए रिस्पायरेटरी गैस के रूप में हम सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ही मानते हैं या कहते हैं, बाकी सारी गैसें एज इट इज़ वापस हो जाती हैं। और ये जो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन होता है ये कहाँ होता है? तो लंग्स में होता है। और लंग्स में कहाँ होता है? एल्वियोलाई में होता है। जहाँ की एल्वियोलाई में जैसे ये वायु पहुँचती है, हवा पहुँचती है, तो वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होते हैं, उस ब्लड वेसल्स से जो ब्लड होते हैं, उस ब्लड के हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। उसके बाद वो फिर बनाकर उसके बाद वो ऑक्सीजन फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो हो गया वो कोशिका तक पहुंचती है। तो जो एक्सचेंज हो गया वहाँ पर ऑक्सीजन जो जुड़ गया हीमोग्लोबिन से, यहाँ तक को एक्सटर्नल कहते हैं। वहीं जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन
ब्लड वेन्स आर्टरीज के द्वारा यानी शिराओं के द्वारा जब वो अंदर जाता है तो वो इंटरनल रिस्पायरेशन के रूप में आ जाता है। यानी ऑक्सीजन जो एल्वियोलाई से माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचा, वहीं फिर वहाँ जब कोशिका में जो रिस्पायरेशन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ, वो कार्बन डाइऑक्साइड जब माइटोकॉन्ड्रिया से एल्वियोलाई तक पहुंचा तो इसे इंटरनल रिस्पायरेशन कहते हैं। यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेज जहाँ पे हुआ ये एल्वियोलाई में, वहाँ तक एक्सटर्नल हो गया, और जो कोशिका में हुआ एल्वियोलाई से लेकर कोशिका तक में जो हुआ वो इंटरनल रिस्पायरेशन में आता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बाह्य वातावरण और जीवों के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज जहाँ तक हो रहा है वो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन है। उसके बाद की प्रक्रिया सारी इंटरनल यानी आंतरिक श्वसन में है। अब हम लोग यहाँ पर फिर से देख लेते हैं कि ऑक्सीजन का परिवहन रक्त के हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। यह एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए हो सकता है पूछे कि ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो वो ब्लड के यानी रक्त के हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन यानी कोशिका में जो रिएक्शन हुए उसके फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड बने उसका परिवहन कैसे होता है। अभी तक तो हम लोग ऑक्सीजन का देख रहे थे कि हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन 3 प्रकार से होता है। ब्लड में 3 प्रकार से होता है। कुछ हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, जो कि माना जाता है कि 10 से 20% तक जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। वहीं ब्लड का एक पार्ट है प्लाज्मा, तो उसके द्वारा लगभग 7% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। वहीं बाइकार्बोनेट के द्वारा लगभग 70% यानी 70% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन बाइकार्बोनेट के द्वारा होता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे अधिक परिवहन बाइकार्बोनेट के द्वारा होता है, उसके बाद हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है और सबसे कम प्लाज्मा के द्वारा होता है। अब हम आते हैं कोशिकीय श्वसन पर यानी सेलुलर रिस्पायरेशन पर। ये जो सेलुलर रिस्पायरेशन यानी कोशिकीय श्वसन जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है, रिस्पायरेशन होता है, उसे एरोबिक या ऑक्सी श्वसन कहते हैं। वहीं दूसरा श्वसन जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अनॉक्सी श्वसन या एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। तो एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है और वो टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण करता है। और यह जो एरोबिक रिस्पायरेशन है कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह भी एग्जाम में पूछता है कि एरोबिक रिस्पायरेशन कहाँ होता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है यानी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और इसके फलस्वरूप 36 एटीपी या 38 एटीपी ऊर्जा निकलती है। सामान्य रूप में यह दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देगा कि 36 या 38, कोई एक ही देगा। लेकिन यदि किसी वजह से दे दिया गया तो आप 36 पे निशान लगाना ज़्यादा बेहतर होगा। और यह जो प्रक्रिया होती है, यह जो केमिकल रिएक्शन होता है, इसकी खोज क्रेब्स महोदय किए थे, इसलिए इस रिएक्शन को, इस साइकिल को क्रेब्स साइकिल कहा जाता है। वहीं एनारोबिक रिस्पायरेशन यानी अनाक्सी श्वसन में इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज जो होते हैं वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही टूट जाते हैं। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब वो टूटते हैं तो 2 पायरुविक एसिड बनाते हैं और यहाँ सिर्फ 2 एटीपी ऊर्जा निकलती है। यानी ऊर्जा यहाँ बहुत कम निकलती है। यहाँ देखिए कहाँ 2 एटीपी, कहाँ 36 एटीपी, तो इसके मुकाबले कितना कम हुआ। और ये जो प्रोसेस होता है इसे ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस 2 चीज़ से मिलकर बना है, एक ग्लाइको दूसरा लाइसिस। तो ग्लाइको यानी ग्लूकोज और लाइसिस मीन्स टूटना, तो ग्लूकोज को टूटना बिना ऑक्सीजन का। तो ये हो गया एनारोबिक रिस्पायरेशन यानी अनॉक्सी श्वसन। और इसके उदाहरण है किण्वन, जिसे कि अंग्रेजी में फर्मेंटेशन कहते हैं। इस फर्मेंटेशन का बहुत जगह यूज होता है। जैसे कि आप देखें कि दही यदि खट्टा हो जाता है, दूध खट्टा हो जाता है, तो वहाँ भी फर्मेंटेशन ही है। कहीं देखते होंगे कि जो जलेबी, जिसे कि हम लोग सामान्य रूप में हिंदी भाषी क्षेत्र में राष्ट्रीय मिठाई कहा जाता है, तो जलेबी को भी अच्छे बनाने के लिए उसे रात भर मैदे को फूलने छोड़ दिया जाता है ताकि वहाँ पर फर्मेंटेशन हो तो स्वाद बढ़िया होता है। ब्रेड फैक्ट्री में भी यही फर्मेंटेशन है, वाइन फैक्ट्री में भी यही फर्मेंटेशन काम आता है। अभी देख रहे होंगे बहुत जगह इथेनॉल बनाया जाता है, तो वहाँ भी ये फर्मेंटेशन यही काम आता है। अब हम ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में भी अंतर देख लेते हैं। ऑक्सी श्वसन यानी एरोबिक रेस्पायरेशन, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वहीं अनॉक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है यानी फुल ऑक्सीडेशन होता है, टोटल ऑक्सीडेशन होता है। वहीं अनॉक्सी श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। इस ऑक्सी श्वसन में
ऊर्जा अधिक मात्रा में निकलती है, यानी 36 एटीपी निकलती है, कहीं कहीं 38 एटीपी भी रहता है। वहीं अनॉक्सी श्वसन में मात्र 2 एटीपी यानी बहुत कम ऊर्जा निकलती है। ऑक्सी श्वसन में अंतिम रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। वहीं अनॉक्सी श्वसन में ग्लूकोज टूटकर पायरुविक एसिड का निर्माण करता है और ऊर्जा के रूप में मात्र 2 एटीपी निकलती है। यह ऑक्सी श्वसन कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, वहीं अनॉक्सी श्वसन कोशिका के साइटोप्लाज्म में यानी कोशिका द्रव्य में होता है। अब हम आते हैं कि ग्लूकोज जो है, फिर से कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मांसपेशी में जब टूट जाता है तो वो टूटकर लैक्टिक एसिड बनाता है। कई बार हम वैसा कुछ काम कर रहे होते हैं जिसमें कि बहुत अधिक एनर्जी की या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए बहुत तेज़ जब दौड़ रहे होते हैं तो देखते हैं थोड़ी देर के बाद हम लोग हाँफने लगते हैं। तो हाँफते हैं क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को अधिक से अधिक ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन जब अधिक तेज़ दौड़ते हैं तो बहुत हाँफते हाँफते थक जाते हैं। तो क्या होता है, थक चुके होते हैं, इसीलिए रुक जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है तो हमारे बॉडी के द्वारा अधिक से अधिक ऑक्सीजन लिया जाता है, किंतु जब उससे भी पूरा नहीं हो पाता है तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वो ग्लूकोज टूट जाता है। वो टूटकर लैक्टिक एसिड यहाँ मसल्स में बना देता है और यही लैक्टिक एसिड जो होता है थकावट का कारण होता है। लेकिन जब हम लोग रुक जाते हैं, वो काम करना, दौड़ना या जो काम कर रहे हैं वो बंद कर देते हैं, तो धीरे धीरे फिर ऑक्सीजन हमारे शरीर में जो फिर धीरे धीरे जाते रहता है, तो उसकी वजह से वो लैक्टिक एसिड फिर से टूट जाता है, तो हम लोगों की थकावट समाप्त हो जाती है। कई बार देखते होंगे कि बहुत अधिक दर्द हो जाता है, तो वहाँ पे भी जो कहता है कि पैर हाथ दबा दो या पैर हाथ में मालिश कर दो। तो क्या होता है, मालिश करने से वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अधिक बढ़ जाता है। ब्लड सर्कुलेशन जैसे बढ़ गया तो वहाँ पे ऑक्सीजन की उपलब्धता अधिक हो गई, फलस्वरूप वहाँ पर दर्द से निजात मिलता है। अब हम लोग एक चीज़ और एक पॉइंट पर आते हैं कि सांस के द्वारा जो हम लोग जो सांस छोड़ते हैं, तो सांस के द्वारा लगभग हम लोग 500 ml जल जो होता है वो वाष्प के रूप में शरीर से प्रतिदिन निकालते हैं। आप ठंडे के समय में कभी आईने के सामने रखकर नाक से कस के सांस छोड़िए या फिर मुंह से सांस छोड़िए, तो कुछ भाप वहाँ पे बन जाता है। वो भाप जो बनता है वो यही वाष्प है, यही जल है जो कि वाष्प के रूप में है। अब एक टर्म आता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या हुआ कि जो हम लोग सामान्य रूप में सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो कितनी हवा अंदर लेते हैं, तो वो 500 ml होता है। हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम को ml के रूप में हम लोग मेज़र करते हैं, नापते हैं। तो जो वॉल्यूम हुआ, जितनी हवा हम लोग सामान्य रूप में एक नॉर्मल कंडीशन में लेते हैं, तो वो 500 ml होता है, इसीलिए टाइडल वॉल्यूम 500 ml है। वहीं लंग, टोटल लंग कैपेसिटी 6000 ml है, यानी पूरा जो हम बहुत गहरी सांस ले सकेंगे, तो जितना वायु अधिक से अधिक अंदर जा सकेगा, जो लंग्स की पूरी कैपेसिटी होगी, तो वो 6000 ml मानी जाती है, लगभग 6000 ml यानी 6 लीटर। तो ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक एडल्ट यानी एक वयस्क मानव जो प्रति मिनट सांस लेता है तो वो 12 से 16 तक माना जाता है। 16 कब लेता है? तो जब वो जागृत अवस्था में होता है, यानी एक्टिव स्टेज में होता है। दौड़ना नहीं, दौड़ने के समय तो फिर लोग हाँफने लगते हैं या फिर जिनकी जैसी कैपेसिटी होती है उस हिसाब से। लेकिन एक सामान्य आदमी के संदर्भ में कि जो नॉर्मल काम कर रहे होते हैं उस वक्त वो जागृत अवस्था में होते हैं, तो उस वक्त लगभग 16 बार प्रति मिनट सांस लेते हैं। वहीं जब वो सो जाते हैं, नींद में रहते हैं, सोए हुए रहते हैं, तो उस वक्त ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है, तो उस वक्त वो लगभग 12 प्रति मिनट सांस लेते हैं, 12 बार प्रति मिनट सांस लेते हैं। वहीं जो छोटे बच्चे होते हैं वो 25 से 26 बार प्रति मिनट सांस लेते हैं। अब हम एक और चीज़ जानकारी दे दें कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो हम लोग आमतौर पे देखते हैं, जो मेडिकल हॉस्पिटल इस सब में देखते होंगे, तो जब कोई व्यक्ति पर्वत पे, पहाड़ पे, ऊंची जगहों पे चढ़ता है जहाँ की ऑक्सीजन की कमी रहती है या ऑक्सीजन की उपलब्धता थोड़ी कम होती है, तो वो एक साथ में सिलेंडर लेकर चलते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन मिलाया हुआ रहता है। वहीं जब व्यक्ति समुद्र में जाता है तो वहाँ भी ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन मिलाया जाता है, किंतु व्यक्ति जब अधिक गहरे समुद्र में जाता है तो वहाँ ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाया जाता है। गहरा समुद्र किसे कहते हैं? तो सामान्य रूप में जो समुद्र जो होता है उसे 300 फीट तक माना जाता है कि ये नॉर्मल समुद्र का है, लेकिन 300 फीट से अधिक गहराई में जब जाता है तो उसे गहरा समुद्र माना जाता है। तो वहाँ पर ऑक्सीजन के साथ हीलियम होता है। और कई बार आप सुने होंगे कि कोई व्यक्ति, फलाना व्यक्ति ICU में है यानी वेंटिलेटर पर है, तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है वहाँ पर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन होता है। तो
इस प्रकार ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी मानव श्वसन तंत्र पूरा हुआ। हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि इस वीडियो के बाद आपको ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के संदर्भ में कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हम यह तो दावा नहीं करेंगे कि इसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लेकिन पूरे विश्वास के साथ हम ये कह सकते हैं कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो अपने आप को क्वेश्चन को देखकर काफ़ी बोल्डली महसूस करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।